हेलो एवरीवन। आज है अक्टूबर 4। ठीक है। तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो सब हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक जुरिडिक्शन दिया है कि जो कास्ट बायस है, सेग्रीगेशन इन प्रिजन्स वोयलेट डिग्निटी। जो जेल होती है, जेल, ठीक है, उसके अंदर कास्ट लिखी जाती है। जब कोई भी कैदी जाता है तो उसको उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग वहां काम करवाया जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, ये तो डिग्निटी को वोयलेट करता है। ठीक है। तो जेल मैनुअल में कास्ट का जिक्र नहीं होना चाहिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है। ठीक है। तो ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है प्रिजनर के ऊपर, सेग्रीगेशन उनका काम वहां होता है जो जेल में। कास्ट हायरार्की, अब जेल में जो कैदी होते हैं उनको उनसे भी वहां काम करवाया जाता है, ऐसे नहीं कि उनको ऐसे खाली छोड़ा जाता है। ठीक है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनमेट्स फ्रॉम दी डी नोटिफाइड ट्राइब एज हैबिचुअल ऑफेंडर। डी नोटिफाइड ट्राइब जिनका भी नाम है, उनको पहले क्या बोला जाता था, हैबिचुअल ऑफेंडर। ठीक है। तो उनको ऐसे ट्रीट नहीं करना है, उनके साथ भी डिग्निटी और रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है। ठीक है। कास्ट कॉलम क्या है, वो डिलीट हो जाना चाहिए, उन्होंने बोला है। अदरवाइज ये कौन कौन से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट कहां तक है, 12 टू आर्टिकल 35। कौन से पार्ट में, पार्ट 3 में। तो ये किस पार्ट का वोलेशन कर रहा है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेस पे स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो स्टेट ही तो कर रहा है, तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 17 में क्या है सर, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को क्या करना है, हमें अबोलिश करना है। ठीक है। तो और आर्टिकल 23 में क्या है, फोर्स्ड लेबर। तो ये सारे आर्टिकल का ये वोलेट कर रहा है। मराठी 4 मोर लैंग्वेज गेट क्लासिकल टैग। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि मतलब पहले क्लासिकल लैंग्वेज कितनी होती थी हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ अ, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, 6 थी। अब 5 और को ये स्टेटस दिया गया है। ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेज के बेनिफिट क्या है, एक तो मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स एनुअली दिए जाते हैं उसके स्कॉलर को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया जाता है उसकी स्टडी के लिए। यूजीसी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्रोफेशनल चेयर क्रिएट करो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उस लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है। तो ये चीजें हैं। और इसके क्राइटेरिया क्या क्या है क्लासिकल लैंग्वेज के, हाई एंटिक्विटी और अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 से 2000 साल पुराना इनका रिकॉर्ड होना चाहिए। लिटरेचर या टेक्स्ट है वो हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, उस स्पीकर के जनरेशन मतलब जनरेशन के स्पीकर होने चाहिए। और नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोइट्री, epigraphical and inscriptable evidence. Classical language and literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with later form of offspring. तो ये सारे 4 क्या हैं क्राइटेरिया क्लासिकल लैंग्वेज के। ठीक है। तो अभी किसको दे दिया है, मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत, इन चार पांचों लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। टोटल 11 हो चुके हैं ये। अब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया 500 कंपनी के साथ। उन्होंने क्या किया है, एमओयू साइन किया है, जिसमें जो गैप है उनकी स्किल में और जो कंपनी को स्किल चाहिए उसको ये ब्रिज का काम करेगा। तो बहुत सारी कंपनी ने इसमें रजिस्टर कर दिया है। ठीक है। 800 करोड़ रुपए के आसपास लगेंगे इसमें। मैरिटल रिलेशन मस्ट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रेप प्रोविजन, सेंटर टेल अपेक्स कोर्ट। सेंटर ने बोला है कि जो मैरिटल रिलेशन है उसको रेप के प्रोविजन से बाहर निकाल देना चाहिए। शादी के बाद कंसेंस मतलब कि कॉन्सेंसुअल सेक्स होता है या फिर मतलब कि एग्रीमेंट से होता है, एग्री होते हैं दोनों, या फिर नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि उनको क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। कहाँ से, रेप के प्रोविजन से। अदरवाइज इसका मिसयूज भी हो सकता है। फीमेल वैसे भी मतलब एलिगेशन लगा सकती है मेल पे। और ये एक जो जो हमारा मतलब मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो एक सुई जेनेरिक है, तो उसको भी ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल लिया है। गरबा डांस कहाँ होता है, गुजरात में होता है। कब होता है, नवरात्रि पे होता है। 9 डे, फर्स्ट डे मतलब 9 डे फेस्टिवल होता है नवरात्रि, तब गरबा यहाँ स्टार्ट
हो गया है गुजरात में। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टेन कर दिया है पुलिस एक्शन को। ईसा फाउंडेशन, ईसा फाउंडेशन किसकी है? सदगुरु जी की, और उनके साथ एक और है, उन दोनों की है। ठीक है, आगे चलते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, स्टडी क्या क्वांटिफाई करती है? पोथोल को अगर हम फिक्स कर दें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो जाता है। फिलिंग पोथोल्स, फिक्सिंग अनपेव्ड रोड्स, क्लियरिंग गार्बेज डंप्स, अगर हम ये सारे काम कर लें तो पीएम पर्टिकुलर जो मैटर है वो कम हो जाता है। ये स्टडी ने बताया, एक स्टडी हुई है इनके ऊपर। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ते ही हैं। समग्र शिक्षा अभियान, ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या है, अगर स्टेट इसको फॉलो करते हैं तभी उनको फंड मिलता है। तमिलनाडु ने बड़ी मुश्किल से इसको लास्ट में एग्री हुआ है कि हम फॉलो करेंगे, लेकिन उसको फंड अभी तक इसके लिए मिला नहीं है। तो बात यही है बस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। लेपर्ड पॉपुलेशन जो उड़ीसा में है वो इंक्रीज हो चुकी है बाय 22% लास्ट 2 ईयर में। ठीक है, एनटीसीए क्या होती है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये सर एंड मैम 2005 के एनटीसीए एक्ट से बनी है। ठीक है, और डब्ल्यूपीए से ये इसका ओरिजिन होता है 1972 से। ये हर 4 साल में टाइगर की सेंसस करती है। फर्स्ट सेंसस टाइगर की 2006 में हुई थी, फिर 2010 में हुई थी, फिर 2014 में हुई थी, फिर 2018 में हुई थी, फिर 2022 में हुई थी। नेक्स्ट सेंसस कब हुई? 2026 में। ठीक है, तो जो लेपर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, लेपर्ड की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। तो इंडियन जो लेपर्ड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्मॉलेस्ट ऑफ द बिग कैट नोन फॉर द एबिलिटी टू प्रोवाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट में रह सकता है। स्मॉलेस्ट है ये बिग कैट में, और इसका स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में है। सभी फॉरेस्ट में ये पाया जाता है एक्सेप्ट बिंग डेजर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक फीमेल से रिलेटेड अगर कुछ भी लिखना हो तो ये कमेटी आप मेंशन कर सकते हो, के हेमा कमेटी। उन्होंने रिपोर्ट की थी, एक्सपोज किया था कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे भी फीमेल के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, जेंडर इनइक्वालिटी है, इलीगल बैन है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? स्प्लिट डिसीजन। देखो, इलेक्स जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक पार्टी थी एनसीपी। एनसीपी में 2 लीडर थे, एक लीडर थे शरद पवार, और एक लीडर थे अजीत पवार। अब स्टार्टिंग में मेजोरिटी अजीत पवार के साथ चली गई, तो अजीत पवार अलग हो गए पार्टी से। तो जो पार्टी का सिंबल था वो इलेक्शन कमीशन ने किसको दे दिया? शरद, सॉरी, जो अजीत पवार वाली पार्टी थी उसको दे दिया। ठीक है, तो वो सिंबल था क्लॉक। लेकिन अब जब लोकसभा इलेक्शन हुए, अब लोकसभा इलेक्शन में 8 सीटें किसकी आई? शरद पवार जी वाली पार्टी की, एनसीपी की। तो अब ये कह रहे हैं कि वो सिंबल हमें ही दो, हम इतने साल से यूज कर रहे थे। तो ये बात इसमें लिखी गई है। देखो, ये बोल रहा है कि जब हम ओबेस्ट हो जाते हैं रैंकिंग के साथ, कि हमें रैंकिंग इंप्रूव करनी है, ये करना है, वो करना है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग के साथ अगर हम इम्प्रूव हो जा, मतलब कि उनके साथ ओबैस हो जाते हैं, तो हम नंबर पे ही खेलने लगते हैं बस। हम R&D पे, फैकल्टीज पे, हर चीज को हम नंबर में देखने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एक वन डायमेंशनल है ये। ठीक है, तो हमें बाकी चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। तो इसमें इन्होंने बोला है कि यूनिवर्सिटी मस्ट रियलाइज दैट साइंटिफिक कंटेंट of a paper and its possible societal and economic impact are more relevant than the impact factor of journal in which it is published or number of citation it garner। ठीक है, नंबर की बजाय सोसाइटल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। टीचिंग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है यूनिवर्सिटी का, और टीचर जो है वो एनकरेज, मतलब कि उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो
करिकुलम इम्प्रूव कर सकें। तो अनबायस्ड जो जजमेंट है उसको रिप्लेस मैट्रिक्स। यूनिवर्सिटी मस्ट इनेबल ए पैराडिगम शिफ्ट इन देयर इंस्टीट्यूशनल कल्चर टू वैल्यू एंड इनेबल द सक्सेस ऑफ बोथ रिसर्च एंड टीचिंग एफर्ट। दोनों को हमें क्या करना चाहिए, सक्सेस के तौर पर देखना चाहिए। कोलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं तभी हम एक हायर एजुकेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट बना पाते हैं। मेरिटिक्स फोकस जो सिस्टम है मेरिटोक्रेसी का, जब हम सिर्फ मेरिटोक्रेसी पे जाते हैं तो उसमें मिस्टेकली हम बिलीव कर लेते हैं मेरिटोक्रेसी है वही सब कुछ है। उसमें हम एजुकेशन को एक मार्केट मान लेते हैं, जबकि सिटीजन का राइट नहीं मानते, ना ही स्टेट की ड्यूटी मानते। और नॉलेज को एक कमोडिटी मान लेते हैं, हम इसको क्या नहीं मानते, मीन्स ऑफ ह्यूमेंस नहीं मानते। और स्टूडेंट को हम कस्टमर मान लेते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूचर सिटीजन। तो इससे क्या होता है, इससे जो इकोसिस्टम है वो मतलब डिट्रैक्टिंग हो जाता है बिजनेस ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ये क्या करता है, क्रिएटिविटी को किल करता है एंड द एंथुजियाज्म टू लर्न डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द रियल वर्ल्ड। तो फिर उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते और फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इटली इंडिया के लिए मैटर क्यों करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो राइटर है उन्होंने बोला है कि इतने सारे पोली क्राइसिस, हर जगह क्राइसिस चल रहे हैं, तो इंडिया और इटली के काफी कॉमन इंटरेस्ट हैं इंडो मेडिटेरियन सी में। जो ये रीजन है वहाँ ग्लोबल ट्रेड है, जहाँ पे जो इटली है वो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है उस रीजन में। तो डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी क्रुशियल है। ठीक है, पायरेसी जो रेड सी में हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रही है जो गाजा और लेबनान में, ठीक है, रसिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, ऑयल ट्रेड के ऊपर जो क्राइसिस चल रहा है, तो ये सारे इशू काफी इंपॉर्टेंट हैं, कंसर्निंग है। तो इटली ने जो है अपना स्टेप अप किया है इतनी सिक्योरिटी और डिफेंस को मतलब कि और ज्यादा स्ट्रोंग करने के लिए इंडियन ओशन रीजन और वेस्ट एशिया में। अपने फ्रेंड्स के ग्रुप ज्वाइन करने के अलावा यूएन क्लोज जो कि 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया था, यह सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। यूरोपियन यूनियन की नेवी में भी इटली का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उसमें भी इटली है वो क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन सब में इटली का इंपॉर्टेंट रोल है। हमने भी अपनी नेवल प्रेजेंस है उसको इंक्रीज किया है। हमने क्या किया, ज्वाइन किया है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन का मार्च 23 में। ठीक है, पेट्रोल शिप आईटीएस फ्रांसिस्को मोर्सिनी विजिटेड मुंबई इन अगस्त में एक शिप था वो मतलब इंडिया में आया था। द इटालियन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इज करंटली इन, जो इटली का एक कैरियर ग्रुप है वो कहाँ है, गोवा में है। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, we are expecting the amazing tall ship ITS Americo Vespucci in Mumbai from November 28 to December 2. It is the training vessel of Indian Navy, इटालियन नेवी का क्या है, ये ट्रेनिंग वेसल है। ठीक है, तो हम एक इटली का एक विलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इटली से रिलेटेड कल्चर हो, सब चीजें हों। ठीक है, जो ITS कैवोर है वो एक शॉर्ट टेक ऑफ है, इज ए शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग शिप constructed by Italian Naval Shipyard has been in the service। वो भी इंडियन नेवी की सर्विस में है। मतलब इटली के कई शिप हैं वो इंडियन नेवी की सर्विस में है और उनका यूज कई जगह हम मल्टीपल यूज कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, तो जो पासएक्स एक्सरसाइज, एक पासएक्स एक्सरसाइज है जिसमें ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है डेवलप करने के लिए मैरिनर स्किल, मैरीटाइम स्किल जो होती है उनके लिए। ठीक है, आईटीएस कार वो जो है वो भी एक होस्ट कर रहा है वर्कशॉप ऑन डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर। और इसी को ये यहाँ पे जो है एज ए हॉस्पिटल भी सर्व कर रहा है, बहुत सारे मेल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो सारे इसमें काम कर रहे हैं। अब डिफेंस टाइप पे जो जब हम आते हैं, इंडिया और इटली की जो डिफेंस ऑपरेशन है वो मतलब कि बायलेटरली इटली इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन रिलाई किसके ऊपर करते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट जो हमने अक्टूबर में साइन किया था। तो हम डिफेंस टाई को बहुत सारे फील्ड में एक्सपेंड कर सकते हैं इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन,
मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल इशू, मिलिट्री एक्टिविटी। ठीक है। इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप, ये सारी चीजें हमने इटली के साथ किया है। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन की, तो इटली काफी मैटर करता है। हमारी जो कंपनी है उनमें से टू कंपनीज, लियोनार्डो एंड फिनकेंट्री, उनकी रैंक जो है वो 50 है सिप्री के टॉप आर्म प्रोड्यूसिंग और जो मिलिट्री सर्विस है उसमें। और जो बाकी कंपनी है, बेरेटा, इलेक्ट्रॉनिका, के एंड एस, ये सारी कंपनी आउटस्टैंडिंग टेक्निकल, इनकी भी काफी परफॉर्मेंस अच्छी है। और लास्ट के कुछ साल में तो इटली की जो कंपनीज हैं वो साथ में प्रोडक्शन कर रही हैं, क्योंकि हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम कर रहे हैं, ज्वाइंट डेवलपमेंट कर रही हैं। तो ये काफी सारी चीजें इटली कंपनी इंडिया के साथ कर रही हैं। इटली इंडिया को एक वैल्यूएबल पार्टनर के रूप में भी देखता है इंडियन ओशियन रीजन में, ईस्ट अफ्रीका टू इंडिया शोर वाया अरबियन सी तक। इटली और इंडिया की प्रमोटर हैं अफ्रीका का इंटरनेशनल फोरा, और ज्वाइंटली सपोर्ट किया था दोनों ने अफ्रीकन यूनियन को कि G20 में शामिल किया जाए। और जो इटली और अफ्रीका की समिट हुई है जनवरी में, इटली ने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया अफ्रीका के साथ, मातेई प्लान। इसका एम क्या है, म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप क्रिएट करना है, और जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं अक्रॉस द कंटिनेंट उनके साथ। जो ये इनिशिएटिव है ये मोबाइलाइज करता है इटालियन कैपेबिलिटी को 5.5 बिलियन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल पब्लिक एंटिटीज एंड प्राइवेट सेक्टर। अमंग द फर्स्ट कंट्री चूज फॉर दिस प्लान इजिप्ट, इथोपिया, केन्या, मोजाम्बिक, वो मतलब कि काफी पास में है इंडो मेडिटेरियन एरिया के। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका जो बाकी अदर पार्टनर हैं उसके साथ भी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हो सकता है, जिससे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगा अफ्रीका में। इसी टाइम पे इटली ने सपोर्ट किया है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। तो जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा में और एस्केलेटिंग टेंशन चल रही है वेस्ट एशिया में, हम बिलीव करते हैं कि IMEC है वो काफी लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है इंश्योर करने के लिए उस रीजन में प्रोस्पेरिटी। रेलवे जो कनेक्शन है, पोर्ट, लॉजिस्टिक, कस्टम्स, ये सब चीजें जो हैं वो काफी अच्छा ट्रेड रूट के रूप में इंडिया और इटली के लिए काफी जरूरी हैं। लास्ट आ जाता है पीपल टू पीपल टाई। इंडिया के लिए इटली काफी मैटर करता है एज ए फ्रेंड। हमने होस्ट किया था सेकंड लार्जेस्ट, वी होस्ट सेकंड लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन में है। इटली एक रिलायबल और इकोनॉमिक और डिफेंस का अच्छा पार्टनर है। तो जो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है यूरोप में इटली, और काफी सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मेंबर है यूरोपियन यूनियन का और नेटो का भी। What persist over time are people-to-people ties. These bonds dig deep into ancient history of contact between our two civilizations and find new inspiration with every story of cultural exchange, integration and business success. तो ये दोनों अगर अच्छे से आपस में कांटेक्ट रखें एंशिएंट हिस्ट्री से लेके आज तक, तो अभी भी हम काफी प्रोस्पर कर सकते हैं एक्सचेंज में, इंटीग्रेशन में और बिजनेस में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था इंडिया और इटली से रिलेटेड। अब इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि क्या इलेक्शन कमीशन एंश्योर कर सकता है इंटरनल डेमोक्रेसी किसी भी पॉलिटिकल, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी में। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है उसका मेन काम क्या है, इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। कौन कौन से इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन। अब इन्होंने बोला है कि क्या ये काम है, तो अब जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि देखो वैसे तो मेन काम ये नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2002 में बोला था कि ये इसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता कि किसी भी पार्टी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं या ना हो रहे। ये बात सिर्फ वो पार्टी डिसाइड करेगी, ना कि क्या, ना कि इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है एक किसी भी पार्टी को रजिस्टर करना, रजिस्टर एज ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन कब कर सकता है, उसके पीछे कुछ मतलब 1% वोट या इतने परसेंट वोट होने चाहिए। वो नेशनल पार्टी होगी अगर वो क्वालिफिकेशन पूरी करती है, या स्टेट पार्टी होगी अगर क्वालिफिकेशन पूरी करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये डी रजिस्टर सिर्फ पार्टी को इस बेस पे कर सकता है कि उसने फ्रॉड से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया, फ्रॉड से, ना कि इस बात पे डी रजिस्टर कर सकता कि उस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए हम इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई भी अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था। अब बात आ जाती है कि मतलब फिर कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें इंश्योर कर सकता है। अब डी रजिस्टर का हमें पता चल गया, डी रजिस्टर कर तो सकता है लेकिन अगर फ्रॉड से रजिस्ट्रेशन लिया तभी कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, राइटर भी बोल रहे हैं कि ये मैंडेट उसके पास नहीं है कि वो किस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, किसके अंदर नहीं है, ये वो डिसाइड नहीं कर सकता। ये तो बल्कि जो इलेक्ट मतलब जो लोग वोटिंग करते हैं, जो आम जनता है, उसको डिसाइड करना चाहिए कि वो किस पार्टी को जिताना चाहती है। सिर्फ उसी पार्टी को जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की चलती है, या जिसमें इलेक्शन होके प्रॉपर लीडर चुना जाता है उसको। ये इलेक्शन कमीशन के मैंडेट पे नहीं आता। अब दूसरी बात आई कि अगर पार्टी की स्प्लिट हो जाती है तो एक सिंबल ऑर्डर है 1968, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चार टेस्ट करता है। चार टेस्ट में ये देखता है कि पार्टी की मेजोरिटी किसकी तरफ है, लेजिस्लेटिव मेजोरिटी किसकी तरफ है, और सारी चीजें देख के फिर फाइनली जिसकी तरफ मेजोरिटी होती है वो उसी को वो सिंबल अलॉट कर देता है, जैसे कि अभी एनसीपी में हुआ। तो अब मेन बात यही है कि मतलब ये चीजें खुद सिटीजन को ही देखनी चाहिए कि वो किस टाइप की पार्टी को पावर में लेके आना चाहते हैं, ये बात बस। एक स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है। ठीक है, स्वच्छ भारत जो मिशन है वो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बीजेपी ने चलाया था, ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज के लिए। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन फिर 2019 तक था ये। ठीक है, 2019 में गांधी जी के 150 जो बर्थ एनिवर्सरी थी उस तक हमें टोटली 100% टारगेट अचीव करना था। फिर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया सेकेंड एडिशन 5 साल स्वच्छ भारत मिशन का, जो कि अर्बन 2.0 था। उसका क्या था मेन एम, गार्बेज फ्री सिटी बनाना 2026 तक। 2026 तक क्या करना, गार्बेज फ्री सिटी बनाना। ठीक है, तो ओडीएफ स्टेटस हैं वो अर्बन लोकल बॉडी में 4372 के पास हैं। 100% सिक्योर सेग्रीगेशन है इनके पास, कलेक्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट है। स्वच्छ भारत मिशन 2 का एम क्या है, रीमीडिएट करना और लीगेसी। देखो, एक है क्या है, लीगेसी वेस्ट डंप साइट, जहां बहुत सालों से लोग कचरा डालते आ रहे हैं, डालते आ रहे हैं, डालते आ रहे हैं। तो उन वेस्ट साइट से हमें क्या करना है, उनको मतलब बिल्कुल क्लीन करना है, साफ करना है। ठीक है, तो अब बात क्या है, अभी तक इसका कोई अच्छा ज्यादा रिजल्ट नहीं हुआ डैशबोर्ड का। एज ऑन सितंबर 24, आउट ऑफ 2424 डंप साइट, इतनी साइट्स में से सिर्फ 471 साइट हैं वही साफ हुई हैं अच्छे से। ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है हमें। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं श्री जयशंकर, वो दिशा नायक की, जो कि राष्ट्रपति हैं किसके, श्रीलंका के, उनसे मिलेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। एयर पोल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टबल बर्निंग नहीं करनी, CAQM हमने देख ही लिया था कल। ठीक है, ये 6 लैंग्वेज को ऐड किया है आज, हमने देख लिया। 5 लैंग्वेज को, सॉरी, टोटल 11 हो गई। एड्स को खत्म कर लेंगे, ये UN को आगे आना होगा। UN एड्स के चीफ ने बोला है 2030 तक एड्स को कम कर दो। एग्रीकल्चर सेक्टर की सारी स्कीम्स को 2 स्कीम्स के अंडर में लेके आया जाएगा। कौन कौन सी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना, इनके अंडर लेके आया जाएगा। एडिबल ऑयल के लिए भी मिशन है फॉर बूस्टिंग डोमेस्टिक ऑयल सीड का, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, सेल्फ रिलायंस करनी है। तो
यूरोपियन यूनियन ने ऑफर किया है कि ये एक्सटेंड करेंगे डेडलाइन एनफोर्स करने के लिए डिफोरेस्टेशन रूल को। फार्मर मतलब को 40% से भी कम प्राइस मिलता है फ्रूट और वेजिटेबल का। आरबीआई के पेपर में ये बात बताई गई है। यूके ने चागोज आइलैंड था वो मॉरिशस को लौटा दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हिस्टोरिक डील हुई है। इंडिया ने इसका काफी खुल के सपोर्ट किया है। चागोज आइलैंड, अभी दिखाते हैं आपको चागोज आइलैंड। चागोज आइलैंड दिखाते हैं। ये रे चागोज आइलैंड, मैप पे चलते हैं। ब्रिटिश की टेरिटरी माना जाता है इनको भी, लेकिन किसको दे दिया? मॉरिशियस को। मॉरिशियस कहाँ है? इंडियन ओशन में है। ये रहा मॉरिशियस। रे ये रियूनियन आइलैंड है। ये मॉरिशियस जो है वो इंडियन ओशन में है, मेडागास्कर के पास, देखना। ये रहा मेडागास्कर। रे ये रियूनियन आइलैंड है। तो चागोज आइलैंड कहाँ गए? ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी ये दिखा रखे हैं, अभी देख लेते हैं। सेशल्स, मॉरिशस इन्हीं के पास में है, ये देखो। इनको अभी भी ब्रिटिश ने अपने अंडर में ले रखा था। तो मालदीव के नीचे है, ये सेशल्स आइलैंड है, ये मॉरिशस है, तो ये इन्हीं के हैं। इनको वापस दे दिया है। ठीक है। हिजबुल्लाह पे अटैक करते जा रहा है इजराइल। तो इस तरह से आज का न्यूज़ पेपर खत्म होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर करते रहिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।